हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 अप्रैल 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है आज, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप करने के बारे में कहा है, मतलब वो लॉन्च करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, और ये है दोस्तों चाइना। आंसर क्या होगा? ए होगा। याद रखना है इसमें कीवर्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, मतलब इसमें कार्बन एमिशन के ऊपर फोकस किया गया है कि कार्बन एमिशन को हमने कम करना है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप होगा और इसका नाम है ज़ैंगजी रिवर 3 गॉर्जेस 1। याद रखना है ज़ैंगजी रिवर 3 गॉर्जेस 1। 3 गॉर्ज इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि एक डैम है चाइना के अंदर, तो उसके नाम पे दिया गया, और ज़ैंगजी रिवर के ऊपर ये ट्रेवल करेगा, इसलिए इसका नाम जो है वो ज़ैंगजी रिवर 3 गॉर्ज 1 रखा गया है। और शिप का मेन मकसद यही है कि चाइना की जो मैरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसको बढ़ाया जा सके और लो कार्बन फ्यूचर के ऊपर फोकस किया जा सके। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को लॉन्च कर दिया और जीरो मिशन के ऊपर फोकस करना है, कि ज्यादातर कंट्रीज ने कहा है कि 2050 तक वो नेट जीरो मिशन के ऊपर आ जाएंगी। और इस पूरी शिप की अगर आप लंबाई देखो तो 100 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है और 16 मीटर ये चौड़ा है, और 1300 पैसेंजर्स को एक साथ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकता है। और एक बार चार्ज करने से, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो ये 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकता है। और दोबारा से पावर इसको कहाँ से मिलेगी? ये 3 गॉर्ज डैम से जो है वो इसको दोबारा से पावर मिलेगी, जो कि चाइना में स्थित है। इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, इसमें इंटेलिजेंट पावर सिस्टम है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चार्जिंग में कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसमें पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, तो आप इसको दूसरी तरह से भी ऑपरेट कर सकते हो। और इसको चाइना जो है वो कमर्शियल पर्पस पे भी यूज़ करेगा, मतलब सामान को इधर उधर लेके जाने में भी, और साथ में इसके साइट सीइंग ट्रिप्स भी लगाए जा सकते हैं, मतलब सिंपल कह सकते हो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, जिसका नाम क्या है, ज़ैंगजी रिवर 3 गॉर्ज 1, ये चाइना ने जो है वो लॉन्च करना है। याद रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने एक कोऑपरेटिव बैंक को इस्टेब्लिश करने के बारे में कहा है, और ऑलरेडी उसके बारे में पूरा का पूरा काम हो चुका है, ताकि डेयरी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। मतलब जो डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो कोऑपरेटिव बैंक से जो है वो पैसा ले सकते हैं। और ये स्टेट है हमारे पास कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी, उन्होंने कहा है कि हम एक कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कर चुके हैं, जिसके थ्रू फाइनेंशियल आप कह सकते हो मदद जो है वो दी जाएगी। जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं कर्नाटका के अंदर, उनको पैसा जो है वो दिया जाएगा। और इस कोऑपरेटिव बैंक का नाम क्या होगा? नंदनी क्षीरा। याद रखना है, नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। याद रख सकते हो, नंदनी याद रखें, ताकि आप ऑप्शन से उसको टिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डेयरी इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा, तो स्टेट में डेयरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और जो किसान डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी इनकम में भी वृद्धि होगी। और इस पूरे कोऑपरेटिव बैंक की जो कैपिटल है वो 360 करोड़ रुपए है, जिसमें से 100 करोड़ रुपया जो है वो कर्नाटका सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और 260 करोड़ रुपए जो मिल्क फेडरेशन एंड कोऑपरेटिव्स की तरफ से दिया जाएगा, ताकि जो रूरल एरियाज में किसान काम कर रहे हैं उनकी मदद जो है वो की जा सके। तो ये स्पेशल प्रोग्राम जो है वो डेयरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाने में है, उनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ऊपर उठाने के लिए किया गया है, ताकि जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं स्टेट के अंदर, उनका लेवल जो है वो ऊपर उठाया जा सके। और ये स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड एज द मैस्केट फॉर फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप सबको पता है कि 2022 का कहाँ पे होना है, कतर में होना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, ये पहली बार हो रहा है कि किसी मिडल ईस्ट कंट्री में हो रहा है या किसी अरब कंट्री में हो रहा है। ये याद रखना है, कतर में हो रहा है। और इसका मैस्केट, इसका निशान जो है वो क्या रखा गया प्रमोट करने के लिए? इसका रखा है लाइव। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव, ये लाइव का जो पिक्चर है वो देख सकते हो। एक तरह से कतर की जो ड्रेस है वो पहनी हुई है, और ये हवा में जो है वो फुटबॉल को खेल रहा है। तो आप देख सकते हो लाइव का जो मतलब है एक्चुअल में अरेबिक में, उसका मतलब होता है स्किल्ड प्लेयर, एक प्लेफुल प्लेयर, एक एडवेंचरस प्लेयर और एक क्यूरियस प्लेयर। तो मतलब लाइव के कई मतलब हैं, लेकिन अरेबिक में इसको सुपर स्किल्ड प्लेयर के तौर पे जाना जाता है। और
आप ये भी कह सकते हो कि इसने कतरी नेशनल ड्रेस जो है वो पहनी हुई, आप देख सकते हो वाइट कलर की जनरली वो पहनते हैं, गाउन टाइप सी, तो उसको कहते हैं कतरी नेशनल ड्रेस, और साथ में हवा में फुटबॉल को खेलते हुए ये मैस्केट जो है वो दिखाया गया, निशान जो है वो दिखाया गया है। और लईव जो है वो हर बंदे को ये इनकरेज करता है, उसमें जो है वो विश्वास दिलाता है कि अभी जो है वो हम सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। नाउ इज ऑल के बेसिस पे इसको बनाया गया है, मतलब सारी चीज़ें जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास हैं उसको लेके आगे बढ़ना होगा, तो उसको आगे बढ़ाता है। और सुप्रीम कमेटी जिसने इस निशान को सिलेक्ट किया है वो ये भी कहती है कमेटी कि लईव जो है वो एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड के अंदर से लिया गया है जहां से मैस्केट्स जो हैं वो आते हैं, लाइक अलग अलग मैस्केट्स जो हैं वो लिए गए हैं अलग अलग वर्ल्ड कप में। तो एक आइडिया, एक नई क्रिएटिविटी को जो है वो प्रमोट करते हैं अलग अलग तरह के करेक्टर, खास करके इस तरह के जो करेक्टर्स हैं वो एक अलग पैरेलल वर्ल्ड में पाए जाते हैं जो कि क्रिएटिविटी और आइडियाज को प्रमोट करते हैं। तो याद रखना है कि फीफा ने जो वर्ल्ड कप होना है कतर में 2022 में, वो लाइव जो है वो अपना मैस्केट चुना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से स्टेट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्कूल चलो अभियान? नाम से पता लग रहा है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, स्कूल को ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए स्कूल का यह अभियान स्टार्ट किया गया, स्कूल चलो अभियान, ताकि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों में आगे बढ़ाई जा सके। और ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, और दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। इसका मेन मकसद यही है कि 100% इनरोलमेंट जो है वो हो सके, 100% बच्चे जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में जाएं। और हंसता हुआ चेहरा इसलिए भी देख सकते हो क्योंकि दूसरी बार चुने गए हैं और खरे उतरे हैं पूरा का पूरा बीजेपी के ऊपर। और स्कूल चलो अभियान जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया? ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया। क्यों श्रावस्ती से? क्योंकि लोएस्ट लिटरेसी रेट है इसका डिस्ट्रिक्ट का, 46.74% है ऑन एन एवरेज, मतलब बहुत ही कम है, 50% से भी कम लिटरेसी है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। और स्कीम का मेन मकसद यही है कि प्राइमरी एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है, बच्चों तक पहुंचाना है, और प्राइमरी स्कूल्स को डेवलप भी करना है। तो इस स्कीम के तहत अगर कोई टीचर है, प्रिंसिपल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं जितने भी, या फिर लोग जो हैं, वो क्या करेंगे कि हर बच्चे को ये कहेंगे कि आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, उनको अगर नहीं ले रहे हैं तो रजिस्टर करवाना है, किसी तरह से उनको मोटिवेट करना है, और साथ में उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है, जैसे कि यूनिफॉर्म उनको दें, बुक्स दें, बैग्स दें, शूज़ दें, ताकि उनके ऊपर बर्डन जो है वो ना आए। और साथ ही साथ टारगेट रखा गया कि 2 करोड़ बच्चों को कनेक्ट करना है इस कैंपेन के साथ, उनकी एडमिशन, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी है, और वो ड्रॉप आउट में ना जाए, मतलब वो स्कूल को ना छोड़ें किसी भी कारणवश। और गवर्नमेंट स्कूल्स को इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कहा है। साथ ही साथ ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर भी जो स्कूल्स का मॉडल है वो भी हमने जो है वो बदलना है। ऑपरेशन कायाकल्प आपको समझना है कि ये बेसिक एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये सिर्फ स्टेट रन स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। और जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स की हैं, चाहे जूनियर हाई स्कूल्स की हैं, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, सबको जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, उसको रिपेयर करना है, उसको मेंटेन करना है। और इवन सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई विलेज सेक्रेटरीट की कोई बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, कोई पंचायत भवन है, उसको आप लाइब्रेरी की तरह, सर्विस सेंटर की तरह यूज़ करना चाहते हो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब है कि हमने पूरी की पूरी जो स्कूल सिस्टम है उसको बदलना है, उसको मेंटेन करना है, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करना है। और ये स्टेट है हमारे पास उत्तर प्रदेश, और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है जिसने पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो परमानेंट कर दिया कि अगर चेक की वैल्यू 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव पे सिस्टम के अंदर ही जाएगा, मतलब उसी के थ्रू जो है वो उसको लिया जाएगा। और ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। इससे पहले मैंडेटरी नहीं था, बैंकर्स की चॉइस होती थी कि वो इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अदरवाइज जो है वो पीएनबी ने अब कंपलसरी कर दिया कि 10 लाख से ऊपर वाले चेक में पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो यूज़ होगा। होता क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम, ये आपने याद रखना है, बस कुछ नहीं है, रीवेरिफिकेशन करना चेक्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव पे सिस्टम, ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। तो पॉजिटिव पे सिस्टम 10 लाख या 10 लाख से ऊपर वाले चेक्स के ऊपर कंपलसरी हो गया पंजाब नेशनल बैंक के 4 अप्रैल 2022 से। और इसमें क्या होता है, कस्टमर से रीवेरीफाई किया जाता है जो चेक को इशू करता है, जो हाई वैल्यू चेक्स होते हैं, और रिकन्फर्मेशन में वो अलग अलग चीज़ें पूछ सकता है बैंकर कि जो मेन डिटेल्स हैं उस चेक की वो पूछ सकता है, क्रॉस चेक्ड है,
चेक या अलग अलग चीज़ें जो हैं वो क्रॉस चेक करने के लिए, ताकि क्लियरेंस जो है वो सही हो सके और पेमेंट सही हाथों में जा सके। अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहोगे तो जो पीएनबी के कस्टमर्स हैं उनको अपनी डिटेल जो है वो शेयर करनी पड़ सकती है उस टाइम पीरियड पे, लाइक अकाउंट नंबर पूछ सकते हैं, चेक नंबर पूछ सकते हैं, चेक अल्फा कोड पूछा जा सकता है, इशू डेट पूछ सकते हैं, अमाउंट पूछ सकते हैं, बेनिफिशियरी का नाम पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होने से रोका जा सके। और कर को कोई डिस्प्यूट आता है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर भी इस पॉजिटिव पे सिस्टम को यूज किया जा सकता है। तो कुछ नहीं है, रीवेरीफाई करना है बस कस्टमर से कि आप ही ने चेक इशू किया, तो उसमें कुछ डिटेल आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आपने बतानी है, तो आपका चेक जो है रीवेरीफाई हो जाएगा। और पंजाब नेशनल बैंक ने इसको स्टार्ट किया है। अतुल कुमार गोयल, नाम याद रखना है, अतुल कुमार गोयल जी इसके जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। और 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कौन सी स्टेट और यूटी के साथ, ताकि कॉमर्स एजुकेशन को, जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली लाइन है, उसको प्रमोट किया जा सके स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। और ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ, ताकि कॉमर्स एजुकेशन को बच्चों के अंदर प्रमोट किया जा सके और जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये एग्रीमेंट कितने साल का है? 5 साल का ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मनोज कुमार सिन्हा जी ने इस एग्रीमेंट को जो है वो साथ में जो है वो साइन कर दिया है। लेकिन ये एग्रीमेंट जो है वो एक्चुअल में साइन जो है वो किसके साथ हुआ है? ये हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ। तो ये एमओयू कॉमर्स एजुकेशन को प्रमोट करेगा और खास करके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में, जो मतलब +1 +2 में शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनमें ये खास करके उसको प्रमोट करेगा। और 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया। और साथ में जो इंडियन इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, उसने ये भी कहा है कि 75% हम कोर्स फीस को जो है माफ कर देंगे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेज अगर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर कोई बच्चा लद्दाख से है, कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, उनकी भी 75% कोर्स फीस जो है वो क्या कर दी जाएगी? माफ कर दी जाएगी। तो ये इनिशिएटिव जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। और याद रखना है दोस्तों आईसीएआई के बारे में। आईसीएआई की स्थापना जो है वो 1949 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट देबाशीष मित्रा। देबाशीष मित्रा, याद रख सकते हो आप नाम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who launched mission integrated bio refineries to accelerate clean energy? सिंपल वर्ड्स में इसको याद रखना है कि बायोफ्यूल जो है वो बढ़ाया जा सके। बायो रिफाइनरीज के थ्रू हम जो है वो बायोफ्यूल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बायो बेस्ड फ्यूल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, वेस्टेज से बना हुआ फ्यूल जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उससे जो है वो क्लीन एनर्जी को हम प्रमोट कर सकते हैं। उसी को नाम दिया गया मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडिपेंडेंट चार्ज हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया ताकि क्लीन एनर्जी को हम प्रमोट कर सकें। तो आप कह सकते हो जो मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज हैं वो एक तरह से डायनेमिक और रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टनरशिप करेंगी अलग अलग कंट्रीज के साथ। जितनी भी बायो रिफाइनरीज हैं वो अलग अलग कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईटी आईआईएम है, या सोसाइटी के साथ जो है वो टाई अप करेगी, ताकि अलग अलग तरह के फ्यूल्स जो है वो बनाए जा सकें जो रिन्यूएबल फ्यूल्स होंगे, और इस तरह के केमिकल्स का विकास किया जा सके ताकि लो कार्बन फ्यूचर के ऊपर हम फोकस कर सकें। तो सिंपल है कि जो मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये इंडिया के लिए एक कमिटमेंट है। जो लो कार्बन फ्यूचर हम चाहते हैं, मिशन इनोवेशन जो है वो हम करेंगे, मतलब नए आइडियाज लेके आएंगे इस फील्ड के अंदर। और ऑलरेडी हमारा लक्ष्य है कि 2070 तक 2070 तक इंडिया जो है नेट जीरो एमिशन के ऊपर आ जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज जो COP26 के नाम से फेमस है, स्कॉटलैंड के अंदर हमने ये निर्णय लिया था। और ऑलरेडी सरकार का गोल है कि हम इस बायो रिफाइनरीज के थ्रू 10% जो फॉसिल फ्यूल है उसको रिप्लेस कर दें और बायोफ्यूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दें 2030 तक। ये लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा हुआ है। तो उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? उधमपुर। उधमपुर कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? एक तो सैमसंग के साथ, एक अभी टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि एक स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो स्टेट में बनाया जा सके। तो आपने कीवर्ड याद रखना है, और कीवर्ड क्या है? स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जो बनाया जा रहा है, एक म्यूजियम की तरह इसको बनाया जा रहा है ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके।
और ये है दोस्तों स्टेट मणिपुर, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, इम्फाल के अंदर इसको बनाया जा रहा है। एग्जैक्ट जगह कौन सी है, इम्फाल है। तो आप देख सकते हो मणिपुर गवर्नमेंट ने जो है वो सैमसंग डाटा सिस्टम के साथ टाई अप किया है, और साथ में अभी टेक्नोलॉजी आईटी सॉल्यूशंस के साथ टाई अप किया है, ताकि एक स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो इम्फाल के अंदर बनाया जा सके। तो आप देख सकते हो कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो मणिपुर ओलंपियन पार्क में बनाई जाएगी, जो कि संगाईथल में है, और इसको 100 दिनों के भीतर भीतर जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें जितने भी ओलंपियंस हैं मणिपुर से, उनकी अचीवमेंट्स दिखाई जाएंगी, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस हो सके कि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है और किस तरह से स्पोर्ट्स का स्टेट में विकास हुआ है। इवन अलग अलग स्टैचूज लगाए जाएंगे, 19 ओलंपियंस के स्टैचू जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि उनका जो गेम के प्रति डेडिकेशन था वो लोगों के सामने आए, और किस तरह से स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह की इनिशिएटिव अगर हम लेते हैं या कोई भी स्टेट लेती है, तो बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो कि जो टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, लाइक स्पोर्ट्स एनालिटिक्स हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, मिक्स्ड रियलिटी हो गया, इन चीज़ों से स्पोर्ट्स से प्रेरित हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और मणिपुर के बारे में याद रखना है, मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं ला गणेशन जी, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फार्म इजी, जो कि आपने ऐड बहुत बार देखी होगी, और आमिर खान आप आजकल देख रहे होंगे इस ऐड में, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उन्होंने घर बैठे बैठे टेक इट इजी कैंपेन, मतलब घर बैठे बैठे यार आप अपनी दवाई मंगवा सकते हो। तो फार्म इजी जो है वो एक कंज्यूमर हेल्थ केयर एप्लीकेशन है, और एक ऐसा ब्रांड है जो कि एपीआई होल्डिंग की तरफ से जो है वो मैनेज किया जाता है, और उन्होंने आमिर खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सिंपल है, इसलिए बनाया है ताकि वो ये कैंपेन हैशटैग घर बैठे बैठे टेक इट इजी जो है उसको प्रमोट कर सकें। तो इस ब्रांड से जुड़ते ही वो अलग अलग तरह की मेडिसिन, किस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करवा सकते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हैं जो आपको फार्मेसी पे मिलेंगे वो आप किस तरह से अवेल कर सकते हो वो आपको बताएंगे। और इस पार्टनरशिप में जो ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को जुड़ने की कोशिश की गई है, ताकि सही रेट पे सही हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो लोगों को घर बैठे पहुंचाई जा सकें। सिंपल है, आप ऐड देख चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हु हैज़ परचेज 9.2% स्टेक इन ट्विटर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9.2% स्टेक जो है वो ट्विटर का किसने खरीद लिया है। और मैं आपको एक और जानकारी दूंगा कि ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, उनके पास जो है वो 2.25% स्टेक है, मतलब उनके पास जो है वो शेयर होल्डिंग कैपेसिटी 2.25% की है, लेकिन इस बंदे ने 9.2% स्टेक खरीद लिया ऑलरेडी। आप कह सकते हो 4 गुना ऑलमोस्ट जो है वो खरीद लिया, और ये पर्सन वन एंड ओनली है एलन मस्क। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो याद रखना है, एलन मस्क ने जो है वो 9.2% स्टेक जो है वो ट्विटर का खरीद लिया, सीईओ हैं टेस्ला के। और अब जो है आप कह सकते हो कि 27% खरीदने के बाद 27% जो है वो शेयर्स का प्राइस ट्विटर का बढ़ गया है। तो ऑलरेडी 2018 में जो है वो आप कह सकते हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये कहा था कि एलन मस्क के जो ट्वीट्स हैं उनके ऊपर निगाह रखी जाया करेगी, क्योंकि ये देखा जाएगा कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज रिमूव कर दिया जाएगा उनको, उनके पोस्ट को, अगर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी, क्योंकि उनके ट्वीट का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कल को वो एक ट्वीट करते हैं, लाइक वो कह देते हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी, तो वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके ट्वीट्स को जो है वो प्री अप्रूव करवाना पड़ा करेगा। तो इस तरह से उन्होंने 9.2 खरीदा, 9.2% जैसे स्टेक खरीदा, 27% शेयर प्राइसेस जो है वो ट्विटर के बढ़ गए। तो इस बंदे का इफेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हो किस तरह से पड़ रहा है। लेकिन ट्विटर के बारे में याद रखें, सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल। याद रखेंगे पराग अग्रवाल लास्ट ईयर अपॉइंट किए गए थे, 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है कावल उथावी। ये तमिल लैंग्वेज में है, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन आपने याद रखना है कावल उथावी। और ये एप्लीकेशन जो है वो एक तरह की पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, या हर तरह की हेल्प जो है वो आपको मिलेगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। और ये स्टार्ट की है एम.के. स्टालिन जी ने, मतलब यहाँ पे बात हो रही है तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, उन्होंने इस कावल उथावी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसमें 60 से भी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि पुलिस असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा, स्पेशली वुमेन, औरतों को, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उन तक जो है वो सहायता पहुंच सके। तो आप देख सकते हो ये है कावल उथावी, और यहाँ पे आप एम.के. स्टालिन जी का चेहरा देख सकते हैं, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हर तरह की फैसिलिटी, लाइक 112 डायल करना है, 100 पुलिस स्टेशन में मिलाना है, 101 करना है, मतलब फायर ब्रिगेड को करना है, हेल्पलाइन करना है, अपने डॉक्टर को बुलाना है, तो इस सारी खास करके पुलिस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जुड़ी हुई हैं।
तो इसमें लोग जो हैं वो वर्चुअली या आप कह सकते हो सिटी पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर एप्लीकेशन में लॉगिन करते ही, और इमरजेंसी बटन को प्रेस करना है अगर आपको किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी है। तो एक बहुत ही एप्लीकेशन अच्छी जो है वो स्टेट ने डेवलप की है। तो लाइव लोकेशन जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी जैसे ही इमरजेंसी रेड बटन जो है वो दबाया जाएगा, और यूजर की डिटेल जो है वो आइडेंटिफाई कर ली जाएगी और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेज दी जाएगी, या जो भी पेट्रोलिंग व्हीकल आसपास होगा उसको दे दी जाएगी, ताकि सही टाइम पीरियड पे उनकी सही सहायता जो है वो हो सके। और मोबाइल के अंदर जो है वो कंप्लेंट फीचर भी है कि रियल टाइम में अगर आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया तमिलनाडु ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आर एन रवि जी, जो कि पहले नागालैंड के गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको सर्बिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको री इलेक्ट किया गया है, दोबारा से ये जीत गए हैं और ये प्रेसिडेंट बन गया सर्बिया के, और इनका नाम है अलेक्जेंडर व्यूचिच। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ए होगा। अलेक्जेंडर व्यूचिच जो है वो री इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया, दूसरी बार जो है वो ये प्रेसिडेंट बने हैं 2022 के अंदर। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? एसएनएस पार्टी, मतलब सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट से पहले ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2014 से लेकर 16 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2016 से लेकर 17 तक 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2012 से लेकर 14 तक। तो अभी प्रेसिडेंट दोबारा से बन गया, सेकेंड टाइम जो है वो इन्होंने ओथ ली है। और कैपिटल जो है वो सर्बिया की बेलग्रेड है, याद रख सकते हो, और करेंसी जो है वो सर्बियन दिनार है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन आप अलेक्जेंडर व्यूचिच का चेहरा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी कंपनी जो है वो पेमेंट कनाडा के साथ टाई अप कर रही है ताकि पेमेंट कनाडा को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उनके पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को मजबूत किया जा सके। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि टीसीएस जो है वो कनाडा की पेमेंट कनाडा कंपनी को जो है इंप्रूव करेगी, और ये है टाटा कंसल्टेंसी सिस्टम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जो है वो ये टाई अप किया है ताकि पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस में बदलाव किया जा सके, और साथ ही साथ रियल टाइम रेल सिस्टम को जो है वो स्टार्ट किया जा सके। रियल टाइम रेल सिस्टम कुछ नहीं है, एक रेवोल्यूशनरी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें जो कैनेडियंस हैं वो रियल टाइम में पैसे को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लाइक किसी भी सेकंड, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन जो है वो इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो टीसीएस जो है वो इस रियल टाइम रेल सिस्टम को जो है वो इंप्लीमेंट करने में कनाडा पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर सहायता करेगा, और खास करके किसके अंदर? पेमेंट्स कनाडा के अंदर, जो कनाडा की लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है वो इसको इंप्रूव करेगा, खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में हेल्प मिलेगी। तो टीसीएस जो है वो अलग अलग तरह के सोल्यूशंस जो हैं वो क्वालिटी इंजीनियरिंग में इंप्लीमेंट करेगा, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने में, रियल टाइम पेमेंट करने में सहायता करेगा। तो पेमेंट कनाडा, जो कि आप कह सकते हो कनाडा की लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक इनोवेटिव आइडियाज देगा कैनेडियंस को, खास करके या बिजनेसेस को वहां के, कि आप रियल टाइम में जो है वो पेमेंट कर सकते हो, कितनी भी अमाउंट की पेमेंट हो सकती है। तो याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, टीसीएस ने टाई अप किया है। किसको अपॉइंट किया गया एज ए वाइस चेयरमैन या वाइस चेयर? एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और वो कमेटी किस ऑर्गेनाइजेशन की है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, और अपॉइंट किया गया अपराजिता शर्मा को। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया सिक्योर्स लीडरशिप इन काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी, और कौन सी कमेटी में इंडिया को लीडरशिप मिल गया है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और अपराजिता शर्मा को इसका वाइस चेयरमैन लगा दिया गया, लेकिन आगे जाके ये चेयरमैन बनेगी 2025-26 में, लेकिन फिलहाल 2023-24 के लिए इनको वाइस चेयरमैन इसका कमेटी का लगा दिया गया है। तो इंडिया को लीडरशिप पोजीशन मिल गई है काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और अपराजिता शर्मा इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के एक ऑफिसर हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है। और ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में रही, ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? तो ये 5 अप्रैल 2022 को जो है वो इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब क्लियर है कि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और रिसेंटली स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड भी कर दिया गया, 2025 तक ये चलेगी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन जो है वो बढ़ाए जा सकें,
इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो बैंक लोन्स जो है वो दिए जाएंगे 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के लोन दिए जाएंगे एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट को, एटलीस्ट एक शेड्यूल ट्राइब को, एटलीस्ट एक वुमेन को जो है वो लोन प्रोवाइड करना है हर बैंक की ब्रांच ने। ये कहा गया था इस स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के अंदर, ताकि हर सेक्शन के अंदर जो है वो स्टार्टअप्स इंक्रीज हो सके, हर सेक्शन के अंदर जो है वो इनकम बढ़ाई जा सके। तो 30,000 करोड़ के लगभग जो है वो अमाउंट और सैंक्शन कर दी है ताकि अलग अलग तरह के सेक्शन को बेनिफिट हो सके। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन्स के ऊपर फोकस जो है वो किया जाता है। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है कि सीईओ एलन मस्क जो है वो उन्होंने 9.2% स्टेक जो है वो खरीद लिया ट्विटर का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। और इस पोर्टल के थ्रू जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जा सकती है, प्रोसेस की जा सकती हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ इसको जोड़ा गया है ताकि कोई भी अगर एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी अप्रूवल लेनी है तो आप यहाँ से भी मिल सकती है। और इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी आप कह सकते हो, जवाबदेही भी जो है वो सरकार की यहाँ पे बढ़ेगी। तो आप कह सकते हो कि सरकार उसी टाइम पीरियड पे जो है वो अप्रूवल देगी, तो सरकार आप कह सकते हो मिनिमम जो है वो गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के ऊपर इसको लिया गया है। और इसमें ह्यूमन इंटरफेस कम होगी तो करप्शन अपने आप ही जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, 87.5% तक ट्रेड जो है वो हमारा लॉस में है। 192 बिलियन डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट हम लॉस में फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो एक डाटा सामने आया है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 22 में बताया गया कि जो एक्सपोर्ट हैं वो हुए हैं 417 बिलियन डॉलर के, 417 बिलियन के, और जो इंपोर्ट हुआ है वो भी बढ़ गया है 610 बिलियन डॉलर का। तो जो गैप आया है वो 192.41 बिलियन डॉलर का ऑलमोस्ट सामने आया है, और इसी गैप के कारण जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है। और माना जा रहा है कि पेट्रोलियम शिपमेंट्स जो हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं, डबल हो गया है ऑलरेडी। तो पेट्रोलियम महंगा हो गया, ऊपर से पेट्रोलियम की डिमांड भी जो है वो बढ़ गई, ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले डबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आए हैं, जिसके कारण आप कह सकते हो इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस 2022 5 अप्रैल को मनाया गया। ये कल्चर ऑफ पीस को प्रमोट करता है, ये प्यार और कॉन्शियसनेस को प्रमोट करता है, ताकि आप कह सकते हो कि लोकल, नेशनल या रीजनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में सही तरीके से रह सकें। और आप कह सकते हो इस बार हमने 3rd इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस डे मनाया गया और पहली बार हमने 2020 में इसको मनाया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल रशिया, यूके और यूएसए के इंडिया में आए तो एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण है रशिया और यूक्रेन वॉर के थ्रू जो है वो इंडिया से सहायता या नहीं सहायता देनी है उसके बारे में विचार करना। 59th नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो 5 अप्रैल 2022 को मनाया गया। तो फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मर्चेंट नेवी फ्लैग डे के नाम से भी इसको जाना जाता है, और हर साल ये 5 अप्रैल को इंडिया में मनाया जाता है। और इसका मेन मकसद यही है कि जो मैरीटाइम हिस्ट्री है हमारी उसको सेलिब्रेट किया जा सके और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि मैरीटाइम सेक्टर जो है वो इंडिया की ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और 5 अप्रैल 2022 जो है वो 59th एनिवर्सरी है एक तरह से नेशनल मैरीटाइम डे की, क्योंकि पहली बार इसको 1964 में मनाया गया था। और इसका थीम क्या है? प्रोपेलिंग इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री टू नेट जीरो, क्योंकि नेट जीरो का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो कार्बन इमिशन कम करनी है, जीरो पे लेके आना है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। क्वेश्चन आते हैं 5 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हेन द बैंक प्रोडक्ट्स फेल टू सर्वाइव इन द मार्केट। कोई प्रोडक्ट बैंक ने लॉन्च किया, नहीं चला, सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मार्केट रिस्क कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें बैंक का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है विच वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन द ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन लंदन इन 1946। तो 1946 में लंदन में ऐसा कौन सा पहला बैंक था इंडिया का जिसने अपनी ब्रांच खोली थी? आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को और इस बेल बटन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, हमेशा इस स्माइली की तरह मुस्कुराना है, हमेशा मुस्कुराते रहोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।